हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीटी हैक। मेरा नाम है वैभव और मैं हूं एक सर्टिफाइड पीटी ट्रेनर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स के बारे में। देखेंगे कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसमें मार्किंग स्कीम होती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और कहां-कहां वो स्कोर करते हैं, और देखेंगे कि कैसे हम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। पहले देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो आजकल हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं 2 या 3, और उसके बाद देखते हैं वेटेज कितनी होती है। तो वेटेज हमारी होती है टोटल 8 मार्क्स। इट ओनली कंट्रीब्यूट्स इन द रीडिंग सेक्शन। मगर अगर हमारा एम है 79 ईच, तो ये 8 नंबर हमारे गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी श्योर कि हम क्या सेंटेंस को किस तरीके से लगा रहे हैं। देन देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या होती है और अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कैसे करते हैं। उसके लिए आते हैं यहाँ पे। सपोज करते हैं हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, ए बी सी एंड डी, और ये इसी ऑर्डर में इनका करेक्ट ऑर्डर होगा। तो हम देखते हैं कि ए बी सी एंड डी अगर हम इस तरीके से उसे अरेंज करते हैं तो हमारा कंप्यूटर उसे कैसे इवैल्यूएट करता है। तो कंप्यूटर देखता है कि ए के बाद उसे बी मिल रहा है, अगर वो करेक्ट पेयरिंग में है तो उसे हमें नंबर देने होते हैं 1। अगेन वो बी के बाद सी को ढूंढता है जो कि उसका करेक्ट पेयर है। अगर उसे करेक्ट पेयर मिल जाता है हमारे आंसर में तो वो अगेन हमें 1 मार्क्स देता है। देन सी के बाद अगर उसे डी मिल जाता है हमारे क्वेश्चन में, वो पेयर ढूंढता है, सी और डी अगर साथ में है तो वो हमें 1 मार्क्स दे देता है अगेन। तो इसमें हमारा फुल स्कोर हम आते हैं एक और आंसर के तरीके पे। सपोज करते हैं हमने सी डी ए बी इस तरीके से अपना आंसर अरेंज किया है। तो पहले वो सी के बाद डी उसका पेयर ढूंढता है, सी के बाद डी उसका पेयर करेक्ट है तो वो हमें 1 मार्क्स दे देता है। वो फिर डी के बाद ए पे आता है, उसको पेयर करेक्ट नहीं मिलता है तो हमें 0 मार्क्स देता है। उसके बाद वो आता है ए से बी पे, ए से बी अगेन उसको सही मिलता है तो वो हमें दे देता है 1 मार्क्स। तो इस केस में भी अगर हम देखते हैं, अगर हम इस तरीके से लगाते हैं उसे सी डी ए बी, तो भी वो हमें 2 मार्क्स दे देता है। इसका मतलब ये है गाइस कि हमें सिर्फ और सिर्फ पेयर्स ढूंढने पे फोकस करना। अगर हमारे पेयर सही से अरेंज होंगे तो हमारा स्कोर अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर उसमें 1 या 2 सेंटेंसेस इधर के उधर होंगे तो हमारे मार्क्स तो जरूर कटेंगे, लेकिन हमारे 0 बिल्कुल नहीं होंगे। अगर हम उसे एज अ होल देखेंगे कि मैं उसको पैराग्राफ को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक अगर मैं लगाना चाहूंगा तो वो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी देखते हैं कि उसमें हमारा स्कोर मैक्सिमाइज भी हो पाएगा और जिससे हमारा एक लॉजिकल सीक्वेंस भी बन पाएगा। ओके गाइस, तो देखते हैं इसका प्रोसीजर, इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। हम एक बहुत ही लॉजिकल अप्रोच रखेंगे, बहुत ही सिंपल अप्रोच रखेंगे, मगर वो इफेक्टिव भी होगी ही होगी। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। तो पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है कि नेवर ट्राई टू फाइंड द इंडिपेंडेंट सेंटेंस और द ओपनिंग सेंटेंस। तो आपको शायद हमेशा ही, जो आपके पहले पीटी के कोई इंस्ट्रक्टर रहे होंगे या जनरली भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसे ही पढ़ा होगा कि we try and find the independent sentence first, but ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें मेरे मेथड में। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे कि पहले हमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ट्राई एंड फाइंड करना है, तो आपको लगेगा कि अगर हमारे पास ए बी सी एंड डी 4 सेंटेंसेस का पैराग्राफ है तो हमें लगेगा कि ए भी मेरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बी भी मेरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और डी भी मेरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ड्रिल डाउन नहीं कर पाएंगे कि हमारा एक्चुअल में कौन सा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और इसकी वजह से हमें आगे का जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा डाउन हो जाएगा। हम क्वेश्चंस को इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये अप्रोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है इंडिपेंडेंट सेंटेंस वाली। तो हमें फाइंड करने हैं 2 पेयर्स दैट गो टुगेदर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। हमें देखने से पता चल जाएगा कि फाइंड 2 पेयर्स दैट गो टुगेदर। तो जैसे कि हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन को ऊपर से नीचे की तरफ रीड करना है, फिर हमें दोबारा एक बार रीड करना है। उसके बाद हमें लग जाएगा कि कौन से पेयर्स हमें साथ में रखने हैं क्वेश्चन में। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे 2 केस बनेंगे, या तो हमारा जो सेंटेंस होगा, या तो हमारा जो पैराग्राफ होगा, या वो 4 सेंटेंसेस पैराग्राफ होगा, या वो 5 सेंटेंसेस पैराग्राफ होगा। तो पहले हम फर्स्ट केस में देखते हैं जिसमें हमारा 4 सेंटेंसेस पैराग्राफ है। तो उसमें हमारे सपोज करिए सेंटेंसेस है ए बी सी एंड डी। तो अगर हमारे पास 2 पेयर्स हमने अच्छी तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश की, अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हम देखेंगे कि हमारे पास 2 पेयर्स बन जाएंगे जो कि होंगे ए बी और सी डी। तो उसके बाद हमारा जो पैटर्न्स बन सकते हैं वो होंगे ए बी सी डी या फिर सी डी बी ए। तो इसमें से हमें सारे के सारे पढ़ के एक बार लगाना है कि कौन सा कहां पे बेस्ट फिट हो रहा है। उसके बाद हमें करना है चूज द बेटर वन। और उसके बाद हमारा एक ये भी केस हो सकता है कि अगर हम ए बी सी और डी में से एक ही पेयर फाइंड कर पाए, वो होगा बी और सी। तो अगर हमारा ये वाला केस रहेगा कि हमने बी और सी को साथ में फाइंड आउट कर लिया है कि ये हमारे पेयर है, तो हम ना हमारा ए डी के बाद जाएगा ना हमारा डी ए के बाद जाएगा। तो इस केस में हम सिर्फ एक ही पेयर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस केस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे? इस केस में हम ये करेंगे कि हम करेंगे लुक फॉर द फाइनल सेंटेंस एंड राइट इन योर शीट बी सी डी। तो हमें करना ये है कि हमें फाइनल सेंटेंस पे फोकस करना है। हमें ए और डी में से देखना है कि हमारा फाइनल या फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस कौन सा है इस पैराग्राफ का। उसके बेसिस पे हमें राइट कर देना है अपनी शीट पे बी सी और डी।
तो लिखने के बाद हमारे इसमें दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो ए हमारा यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। तो ए अगर हमारा यहाँ पे आएगा तो हमारा बनेगा बी सी डी ए, या फिर हमारा बनेगा ए बी सी डी। तो इन दोनों केसेस में हमें एक ही पोजीशंस को वहां पर रख के देखना है, हमें पढ़ के देखना है कि कौन सा बेस्ट लॉजिकल सेंस बना रहा है, ए बी सी डी बना रहा है या फिर हमारा बी सी डी ए बना रहा है। तो उस केस में हम थोड़ी सी लॉजिकल अपनी थिंकिंग रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमें बेस्ट सेंस बन रहा है, उस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा पैटर्न टोटल क्या बनेगा, ए बी सी डी बनेगा या बी सी डी ए बनेगा। तो एक बार से सम अप कर लेते हैं। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन को एक तो दो बार पढ़ना है। ए बी सी डी अगर सेंटेंसेस हैं तो एक बार उसको ऊपर से नीचे पढ़ लीजिए और एक बार उसको नीचे से ऊपर पढ़ लीजिए। इसके बाद हमें थोड़े से हिंट्स पिकअप करने हैं, जो कि हम आगे देखते हैं कि कैसे पिकअप करने हैं। तो हमें करना ये है, उन हिंट्स के सहारे हमें उनके पेयर्स बनाने हैं। मैक्सिमम हम पेयर्स बना के चलेंगे कि हमारे कितने पेयर्स आ सकते हैं। तो या तो हमारा पेयर का कॉम्बिनेशन बनेगा ए बी और सी डी। अगर हम दो सक्सेसफुल पेयर्स बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है। उसके बाद ए बी को अगर साथ में रखेंगे और सी डी को अगर साथ में रखेंगे तो हमारे दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, या तो ए बी सी डी या फिर सी डी ए बी। तो हम देखेंगे कि किसमें हमारा सबसे ज्यादा लॉजिकल सेंस बन रहा है। या तो हमारा सेंस बनेगा ए बी सी डी में, या तो हमारा सेंस बनेगा सी डी ए बी में। तो इनमें से हम उस आंसर को चूज करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा लॉजिकल सेंस बन रहा होगा। और अगर हम पेयर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमारा सिर्फ एक ही पेयर फाइंड आउट हो पाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा केस जो है वो सेकंड वाला केस बन रहा है। इसमें हमने बी और सी के यानी कि बीच का जो पेयर है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम एक फाइनल या फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस ढूंढेंगे ए या डी में से। अगर हमारा ए कंक्लूडिंग सेंटेंस बनता है तो हम उसको बी एंड सी के बाद में लगा देंगे। फिर उसके बाद हमें सिर्फ ये करना होगा कि हमें देखना होगा कि जो बचा हुआ सेंटेंस है वो सबसे टॉप में आएगा या फिर सबसे बॉटम में आएगा। और गाइस, जो ये सारी रामायण करनी है ये हमें करनी है अपनी नोटबुक में या फिर अपनी शीट में जो हमें मिलेगी एग्जाम में। हमें ऐसा नहीं करना कि हमें क्वेश्चन दिया होगा और यहाँ पे आंसर दिए होंगे तो हमें क्वेश्चन से सेंटेंसेस उठा के डायरेक्ट आंसर में पुट कर देने हैं। उससे बेनिफिट कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ डाउट इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर हम उसको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे कि हमने इस वाले सेंटेंस को यहाँ पे डाल दिया, फिर हम वापस उसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हम ये कभी कभी भूल जाएंगे कि हमने ये वाला पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया था या नहीं। और अगर हम इस अप्रोच से चलेंगे तो हमारा डेफिनेटली नोटबुक पे लिखा होगा कि ये वाला कॉम्बिनेशन हमने ट्राई कर लिया है एंड ये वाला कॉम्बिनेशन हमने ट्राई नहीं किया है। सो हम ये वाला जो मेथड है वो कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे कि हम जो क्वेश्चन होगा उसमें से सेंटेंसेस उठा के हम आंसर बॉक्स में डाल देंगे और उनको रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा ही नोटबुक पे आंसर सॉल्व करेंगे और उसके बाद जब हमारा फाइनल एक पैटर्न बन जाएगा तो उस सीक्वेंस में हम क्वेश्चन में से लास्ट में उठा के हम अपने आंसर बॉक्स में रख देंगे सेंटेंस। तो गाइस, ये तो हो गया हमारे जब हमारे पैराग्राफ में होंगे 4 सेंटेंसेस। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो 3 क्वेश्चंस आए उसमें से 2 क्वेश्चन में हमारे 4 सेंटेंसेस का पैराग्राफ हो एंड एक क्वेश्चन में हमारे 5 सेंटेंसेस का पैराग्राफ हो। तो घबराना नहीं है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, हमें वही अप्रोच फॉलो करनी है। तो सपोज करिए कि क्वेश्चन में हमारे है ए बी सी एंड डी, तो हम ट्राई करेंगे कि हम पिकअप कर ले एटलीस्ट 2 पेयर्स। अगर हमारे 4 सेंटेंसेस का क्वेश्चन होगा तो हमें 2 क्या पता मिले ना या ना मिले, लेकिन अगर हमारा 5 सेंटेंसेस का क्वेश्चन होगा तो हमें डेफिनेटली 2 पेयर तो उसमें मिल ही जाएंगे। एक पेयर तो उसमें बहुत ही इजीली मिल जाएगा एंड दूसरे पेयर से हम आगे देखेंगे कि हिंट्स पिकअप करके हम कैसे सेकंड पेयर भी बना सकते हैं। तो सपोज करिए कि अगर ए बी सी डी ई अगर हमारा करेक्ट ऑर्डर है तो हम उसमें 2 पेयर बना के अगर हम इन दोनों पेयर और इन दोनों पेयर को ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है ए बी का पेयर हो जाता है और सी डी का पेयर हो जाता है। कि हम ए बी को यहाँ पर लिखेंगे और सी डी को यहाँ पर लिखेंगे थोड़े गैप में, और उसके बाद हमारे पास बचा सेंटेंस ई। तो ई की हम 3 पोजीशंस को पॉसिबली रख सकते हैं। तो ई को पहले हम रख के देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम पढ़ के देखेंगे ई ए बी सी डी। अगर इससे हमें लॉजिकल सेंस लग रहा है तो हम उसको अपने दिमाग में रखेंगे, वरना हम ई को प्लेस करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास बन जाएगा ए बी ई सी डी। हम इस तरीके से पूरे पैराग्राफ को सेंटेंसेस को पढ़ के एक बार देखेंगे कि क्या उसमें हमें सबसे ज्यादा लॉजिकल सेंस लग रहा है या नहीं। तो अगर उसमें भी हमें लॉजिकल सेंस नहीं लग रहा तो फिर हम ई की पोजीशन को हम यहाँ पर ले आएंगे लास्ट में, और हम इस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि ए बी सी डी और ई। तो इसमें से इन 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से जो हमारा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा लॉजिकल सेंस बनाएगा हम उसको पिकअप कर लेंगे और उस तरीके से हम अपने आंसर बॉक्स में सेंटेंसेस को अरेंज कर देंगे। यही केस अगर हमारा बी सी और डी ई के साथ होगा तो हमारे पास बच जाएगा ए। तो ए की भी वही 3 पोजीशंस होंगी, या तो ए फर्स्ट
पोजीशन पे आएगा, या तो सेकंड पोजीशन पे आएगा, या तो थर्ड पोजीशन पे आएगा। तीनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम एक बार अपने माइंड में रिपीट करके देखेंगे कि अगर हम उस तरीके से सेंटेंस को या फिर पैराग्राफ को लगा रहे हैं तो हमारा सबसे ज्यादा लॉजिकल सेंस बन रहा है किसमें, एंड वो वाला हम ऑप्शन चूज कर लेंगे, एंड वो वाला हम कॉम्बिनेशन फाइनली आंसर बॉक्स में लगा देंगे। सेम केस हमारा ए बी और डी ई को अगर हमने पिक कर लिया है, हमने फर्स्ट 2 को पिक कर लिया और हमने लास्ट के 2 को पिक कर लिया है, तो हमारे पास सी बच जाएगा। सी की तीनों पोजीशंस को ट्राई कर लेंगे इस तरीके से, सी को यहां लगा के देखेंगे, फिर यहां लगा के देखेंगे, फिर यहां लगा के देखेंगे। तीनों केसेस में हम पढ़ के देखेंगे एक बार पैराग्राफ को कि कौन सा सबसे ज्यादा लॉजिकली सेंस कर रहा है। अगर सबसे ज्यादा लॉजिकली सेंस हमारा ए बी सी डी ई कर रहा होगा तो हम उस तरीके से अपने आंसर बॉक्स में अरेंज कर देंगे सेंटेंसेस को। तो गाइस ये हमारी अप्रोच रहेगी, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि ये जो सारी रामायण है वो हम करेंगे अपनी नोटबुक में या फिर अपनी शीट में। हम बिल्कुल भी ये नहीं ट्राई करेंगे कि आंसर बॉक्स में हम पहले सेंटेंसेस को अरेंज, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फाइंड आउट करना कि हमने इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से कौन सा हमने ट्राई किया है पढ़ के और कौन सा हमने ट्राई नहीं किया है पढ़ के। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन आवर शीट यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसके बाद देखते हैं कि हम हिंट्स कैसे पिकअप कर सकते हैं पैराग्राफ में से, जिसकी मदद से हम अपने पेयर्स को चूज कर पाएंगे या अपने पेयर्स को साथ में लगा पाएंगे। तो उसमें पहला रूल आता है हमारा ए एन या फिर द, जो कि हमें आर्टिकल की नॉलेज रखनी पड़ेगी इसके लिए। तो पहले हम देखते हैं कि ए एन और द में डिफरेंस क्या है। तो ए या फिर एन अगर लगा है तो इसका मतलब वो एक जनरल आर्टिकल है, और द अगर लगा है तो उसका मतलब वो एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, तो वो एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहा होगा। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, आई एम गोइंग टू अ स्कूल एंड आई एम गोइंग टू द स्कूल। तो पहले सेंटेंस में हमारा अ स्कूल लिखा है एंड दूसरे सेंटेंस में हमारा द स्कूल लिखा है। तो इन दोनों में बहुत ही एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो पहला सेंटेंस है जिसमें ए स्कूल लिखा है, उसमें जो स्कूल है हमारा दैट इज नॉट स्पेसिफाइड, एंड यहीं पे जो हमारा दूसरा सेंटेंस है द स्कूल जिसमें लिखा है, उसका मतलब है कि उसमें जो स्कूल है वो एक स्पेसिफाइड स्कूल के बारे में बात हो। तो अगर हमारा सेंटेंस सेकंड वाला है इसमें जिसमें लिखा है द स्कूल, तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर वाले सेंटेंस में या उससे ऊपर वाले सेंटेंस में कहीं ना कहीं किसी स्कूल के स्पेसिफिक स्कूल के बारे में बताया गया होगा, और उसके बाद ही हमारा सेंस बनेगा कि हम द स्कूल लिखें। यानी कि किसी स्कूल के बारे में बातचीत हुई होगी, वो स्कूल स्पेसिफाई हुआ होगा वहां पे, उसके बाद हमारा द आर्टिकल यूज हो सकता है, जिसका मतलब है कि कहीं भी अगर हमारा द लिखा होगा तो हमें उसे बहुत ध्यान से हिंट पिकअप करना है उससे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर वो एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहा है तो वो पहला सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके जो ऊपर वाला पेयर है उसमें हमें किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड हिंट पे, जो कि होता है हमारा नाउन या प्रोनाउन रिलेशनशिप। तो इसमें हमें ये समझना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो कोई भी एक लाइन है उसमें अगर हमारा ही या फिर शी जैसे प्रोनाउंस आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ही और शी उससे पहले डिफाइन किया गया होगा, या फिर जो उससे ऊपर वाले सेंटेंस है कोई से में भी ही और शी के बारे में बताया गया होगा कि ही और शी आखिर है कौन। तो अगर सपोज करिए कि अगर हमारे लाइन 1 में ही अगर हमारा ही और शी आ रहा है, मतलब अगर हो रहा है, अगर हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में आ रहा है, तो क्या वो एक्चुअल में फर्स्ट लाइन हो सकती है? तो उसका आंसर है नहीं, वो डेफिनेटली फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि उस लाइन में हमें पता ही नहीं चल रहा कि ही और शी के बारे में, मतलब किसके बारे में बातचीत हो रही है। तो हमें इसके लिए हमें खुद से क्वेश्चन करना होगा कि जब हमारा ही और शी वाला कोई लाइन आएगी या फिर कोई भी प्रोनाउन वाली लाइन आएगी, तो हमें खुद से पूछना पड़ेगा कि हु डज ही और शी रिफर टू। तो यानी कि ही और शी अगर किसी लाइन में आ रहा है तो वो डेफिनेटली फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं होगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, उसके ऊपर वाली किसी ना किसी लाइन में ही और शी के बारे में बातचीत हुई गई होगी, तभी हमें पता चलेगा कि ही और शी कौन है। तो उस तरीके से हम हिंट को फाइंड आउट करेंगे और पता करेंगे कि उसको उस वाले जिसमें किसी पर्सन स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बातचीत हो रही होगी, उस वाली लाइन को इस वाली लाइन के साथ जोड़ के हम एक पेयर बनाएंगे। तो गाइस इसके बाद हमारे आता है थर्ड टाइप का हिंट, जो कि हमारा होगा कनेक्टिंग वर्ड्स, या फिर हम उसको इस तरीके से देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है पैराग्राफ में। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास ये एक सेंटेंस आ जाता है, हाउएवर डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, हाउएवर व्हाई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो हाउएवर इसमें जो है कि एक कनेक्टिंग वर्ड है और इसका मतलब वो यहाँ पे होता है मगर। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि मगर वाई ने मीटिंग अटेंड नहीं करी। मगर वाई ने मीटिंग अटेंड नहीं करी, इसका मतलब ये है कि समथिंग पॉजिटिव मस्ट हैव बीन डन इन द प्रीवियस सेंटेंस, यानी कि एक्स ने सपोज करिए कि मीटिंग अटेंड की होगी, तो हमें इस तरीके से हिंट निकालना होगा कि एक्स ने मीटिंग अटेंड करी होगी मगर वाई ने मीटिंग अटेंड नहीं करी थी।
तो अगर हमारे इस तरीके से यहाँ पर हम लिख देंगे कि X attended the meeting and however Y did not attend the meeting. Now this makes perfect logical sense कि हमारे X ने मीटिंग अटेंड करी थी मगर Y ने मीटिंग अटेंड नहीं। यहाँ पर however अगर आ गया है तो जिसका मतलब होता है मगर, तो ये however हमारा मीनिंग के पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर हम ऐसे अगर हमारा सेंटेंस होता कि X attended the meeting however Y attended the meeting, तो इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनेगा अगर हम बोले कि एक ने मीटिंग अटेंड करी मगर दूसरे ने मीटिंग अटेंड करी, तो इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनेगा। सेंस इसी का बनेगा कि अगर हाउएवर आ रहा है तो उसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो जाना चाहिए कि पहले ने मीटिंग अटेंड करी थी मगर दूसरे ने मीटिंग अटेंड। इस कनेक्टिंग वर्ड्स का एक और हम एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं डिफरेंट कनेक्टिंग वर्ड्स का। फॉर एग्जांपल लेट्स से हेंस। अगर हमें हेंस अगर होता है पैराग्राफ में इस तरीके से, हेंस राम वेंट आउट टू प्ले। अब इसमें लिखा है हेंस और इसमें एक पॉजिटिव चीज लिखी है तो इसकी ओवरऑल टोन हो गई पॉजिटिव। तो अगर हम हेंस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रीवियस सेंटेंस शुड आल्सो बी ऑफ द सेम टोन दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें हेंस लिखा है हाउएवर नहीं लिखा है। हेंस का मतलब होता है तभी। तो हमारे पास अगर सपोज करिए एक और सेंटेंस है पैराग्राफ में जो कि है द वेदर इज गुड टुडे, तो इसकी भी टोन पॉजिटिव है। उसके बाद लगा दें हम हेंस और उसकी भी टोन पॉजिटिव है, तो हमारा उस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि द वेदर इज गुड टुडे, कि आज वेदर अच्छा है तभी राम गया है खेलने के लिए। अगर यहाँ पे लिखा होता हाउएवर तो हम ये वाला सेंटेंस कभी भी इसके बाद नहीं रखते हैं क्योंकि उसका कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं बनता। एक बार आप पढ़ के देखिए, द वेदर इज गुड टुडे हाउएवर राम वेंट आउट टू प्ले, मतलब कि जो वेदर है वो आज का अच्छा है मगर राम खेलने चला गया, तो इसका कोई भी लॉजिकल सेंस नहीं बनता। तो हमारा लॉजिकल सेंस हमें बहुत ध्यान से इस तरीके से देखना पड़ेगा कि जो प्रीवियस सेंटेंस है और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसके जो टोन है उसमें कौन सा वर्ड फिट कर रहा है। तो जो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि हाउएवर वो हमारे मीनिंग को एकदम उल्टा कर देते हैं, और जो कुछ वर्ड्स होते हैं हेंस वो हमारे मीनिंग को सेम रखते हैं। तो गाइस आप कुछ ऐसे कनेक्टेड वर्ड्स देख लेते हैं जिनको मैंने पर्सनली देखा है री ऑर्डर में काफी बार आते हुए, तो एक बार देख लेते हैं उनका मीनिंग क्या होगा। तो जैसे पहला वर्ड है सो जनरली एक कंक्लूजन की तरह ही आता है, तो जो इसकी प्रीवियस वाली स्टेटमेंट होगी उसमें ऐसी कुछ बात चल रही होगी जिसका कंक्लूजन हम सो वाली स्टेटमेंट के साथ निकालेंगे। देन हेंस में भी हमारा सेम टोन ही अप्लाई होता है जो इसकी प्रीवियस स्टेटमेंट में चल रहा है। तो अगर प्रीवियस स्टेटमेंट में नेगेटिव टोन चल रहा है तो हेंस के बाद वाली जो स्टेटमेंट है उसमें भी नेगेटिव टोन ही चलेगा। देयरफॉर इज काइंड ऑफ सेम एज सो, तो इसमें भी हमारा कंक्लूडिंग फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट ही आएगा, ये भी सेम टोन के साथ ही चलेगा जो इसकी प्रीवियस वाली स्टेटमेंट में चल रहा होगा। उसके बाद आता है हाउएवर का तो हमने देख ही लिया कि ऑपोजिट स्टेटमेंट होगी जो इससे प्रीवियस वाली स्टेटमेंट है। देन मोरओवर या इन एडिशन हमारा तब आएगा जब मैं गिविंग एडिशनल डिटेल्स अबाउट द प्रीवियस सेंटेंस। तो इस केस में हमारा क्या होगा कि जो इससे प्रीवियस वाली सेंटेंस है उसमें से हमें कुछ एडिशनल डिटेल्स मिलेंगी, तो और वो इस वाले सेंटेंस के साथ कनेक्ट होगा। देन हम आ जाते हैं लास्ट में, हमने देखा है कि नेवरदलेस और ऑल्दो को अकर करते हुए, और नेवरदलेस और ऑल्दो हमें वो बताते हैं कि जो ऑपोजिट स्टेटमेंट इनके साथ लगी होगी, तो इस केस में हमारा जो प्रीवियस स्टेटमेंट होगी जो उनसे आर्गुमेंट चल रहा होगा उनका ऑपोजिट ही इस वाली स्टेटमेंट में होगा। तो इस तरीके से हम उस प्रीवियस वाली स्टेटमेंट को और ऑल्दो या नेवरदलेस को हम साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो हेल्प करेगा आपको स्ट्रेटेजाइज करने में। रीऑर्डर पैराग्राफ काफी स्टूडेंट्स को टफ लगता है, मगर इस अप्रोच के साथ अगर आप नोटबुक पे अपने सॉल्व करेंगे, हिंट्स को पिकअप करेंगे, तो आई एम श्योर कि आपके रीऑर्डर पैराग्राफ में भी एक अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये वाली टेक्निक्स को अप्लाई करके किस तरीके से अपनी लॉजिकल अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, हasta la vista।